Next is grievance dispute. These disputes are also known as conflict of right dispute or a legal dispute. They involve around an individual or a group of workers in the same group. They generally arise from day-to-day working relations in an undertaking or establishment, mainly in the form of protest or an act of management that is considered to violate the right of workers. ग्रीवांस डिस्प्यूट या राइट डिस्प्यूट, इसको मनमुटाव वाला भी डिस्प्यूट कहा जाता है या कानूनन डिस्प्यूट कहा जाता है। ये डिस्प्यूट व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द तैयार होता है या ग्रुप ऑफ वर्कर्स, एक ही सेक्शन के वर्कर्स या सिमिलर टाइप की मशीन्स के ऊपर काम करने वाले वर्कर्स, इनमें वो तैयार होता है ये मनमुटाव। और संबंध किससे रहता है? तो डे टू डे वर्किंग से, जिनमें उनको लगता है कि व्यवस्थापन का किसी प्रकार का कृत्य उनके जो हक है उसके ऊपर अतिक्रमण करता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स रहते हैं, डिसिप्लिन और डिसमिसल, देन पेमेंट ऑफ वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग टाइम, ओवर टाइम, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, राइट्स ऑफ सुपरवाइजर, राइट ऑफ ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऑन शॉप फ्लोर एंड जॉब क्लासिफिकेशन, या कभी कभी कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में कुछ जो कंडीशंस दी रहती है उसके अनुसार व्यवस्थापन के प्रतिनिधियों द्वारा कृत्य नहीं करना। अब क्योंकि ये डिस्प्यूट एक व्यक्ति विशेष की तरफ, यानी व्यक्ति के इर्द गिर्द तैयार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि एक 4 मशीन का सेक्शन है, हम एग्जाम्पल लेते हैं सपोज टेक्सटाइल मिल का, वीविंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे कपड़ा बनता है और क्वालिटी कपड़ा बन रहा है, बड़ा फाइन कपड़ा बन रहा है। अब हो सकता है 4 लूम से 1 2 3 4 ये 4 ऑपरेटर यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनको ध्यान में आता है कि मोस्ट ऑफ द दिनों में, दिन के समय या जिस भी शिफ्ट में वो रहते हैं, उनके ऊपर जो ट्यूबलाइट दी हुई है या लाइट दिया हुआ है वो आइदर एक तो फ्यूज रहेगा या उसकी रोशनी कम रहेगी या कुछ ना कुछ लाइट से रिलेटेड इशू चल रहा है। और ये लोग सुपरवाइज़र के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर वो ट्यूबलाइट बदलिए, हमें कपड़ा बुनने में दिक्कत होती है। जबकि कपड़ा मशीन द्वारा ही बुना जा रहा है, पर ऑपरेटर की जवाबदारियाँ रहती है कि जब खड़ा धागा या आड़ा धागे में जहाँ पे गठान आती है, वो गठान को समय समय पे काट देना पड़ता है उनको, ताकि वो कपड़े को एकदम तंग इसमें व्यू करता है, तो वो गठान वहाँ पे स्पेस तैयार नहीं करे। अब यदि वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं होगा तो नेचुरली 2 चीज़ें होगी, ये जो गठाने हैं जो धागे में आ रही है ये उसके नज़र से निकल जाएगी, लास्ट में पेनल्टी यही बंदे पे आएगी। दूसरा, सपोज नहीं निकली तो इस बंदे की आंखें खराब हो रही है ना वहाँ पे, क्योंकि लाइट इनसफिशिएंट है। दूसरा डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन रूल्स में। और एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी में केमिकल बन रहा है या दवाई बन रही है, एक कुकर जैसा वेसल है, जनरली रिएक्टर बोलते हैं उसको, उसमें कुछ मटेरियल बन रहा है, दवा बन रही है। जब दवा तैयार हो गई तो उसको छानने के लिए बोलो या उसको और प्यूरिफाई करने के लिए किसी दूसरे स्टेज के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये शिफ्टिंग पाइपलाइन से होता है। अब पाइपलाइन बोला तो वहाँ पे दुनिया भर के वॉल्स रहेंगे, पाइप
पाइपलाइन आगे में 2-3 बड़े बड़े कंटेनर में जारी होगी, तो ये हो सकता है कि 2-3 पाइप्स उस कंटेनर में जारी होगी, अलग अलग कंटेनर में। और ऑपरेटर को बोला गया है कि जैसा माल तैयार होगा आपको ए नंबर का वॉल्व खोलना है, बी और सी बंद रखना है। पर ऑपरेटर अपनी लंथन में रहने के कारण उसने ए तो चालू किया, पर बी और सी में सी भी चालू रखा। परिणाम क्या हुआ कि सी जो वॉल है या जो पाइपलाइन सी को जाती है उसका डाया बड़ा है, बाकी सब जगह पे सब 2-2 इंच का डायमीटर है पाइप का, यहाँ पे बड़ा डायमीटर है। तो उस माल में से यूँ समझो कि सिर्फ 25% माल ए टैंक में पहुंचा और 75% माल गलती जगह पहुंच के कंटेमिनेट हो गया, खराब हो गया। उस माल की वैल्यू थी सपोज 2 लाख रुपए, जो खराब हो गया। अब जांच हुई, डिसाइड हुआ कि ये बंदे को टर्मिनेट करो, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रकार का काम किया है। पर ठीक है, यूनियन प्रतिनिधि ने रिप्रेजेंट किया, मामला समझाया, एश्योरेंस दिया, गारंटर बने लोग, और बोले कि सर ये जो 2 लाख रुपए जो आपके वेस्ट हुए ये हम आपके वसूल करके देंगे। यही वर्कर अपने सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के हर महीने जमा करेगा। और ठीक है, उसकी नौकरी बच गई। कुछ दिनों के बाद में सिमिलर इंसिडेंस हुआ। ये सिमिलर इंसिडेंस उस विभाग में नहीं हुआ, दूसरे विभाग में हुआ, जहाँ पे खराब गंदा पानी जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना था, वो इसी प्रकार से गलत वॉल्व खोलने के कारण पब्लिक नाले में चले गया। इस केस में भी मैनेजमेंट ने वही डिसीजन लिया कि भाई पर्यावरण को धोखा पहुंचा है, पर्यावरण खराब हो रहा है, हमारी इर्द गिर्द की जमीन खराब हो रही है, लोगों की खेती खराब हो रही है, और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस केस में इसको टर्मिनेट करना है, क्योंकि उस केस में रिकवर करने लायक कुछ नहीं था। पानी बह गया नाले में, नाले का पानी खराब हुआ, आगे में हो सकता है कुछ जानवर वगैरह पिएंगे तो उनकी जान को खतरा है। अब इस केस में फिर से यूनियन प्रतिनिधि ने रिप्रेजेंट किया कि सर इतनों से मिसकंडक्ट के लिए आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो। तो बोला बाबा इतना बड़ा नाला है जिसमें लाखों लीटर पानी है, तुम क्या करोगे, क्या प्यूरिफाई करोगे? इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर चढ़ जाए, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन हमको दंडित करे और वो लाखों में नहीं वो करोड़ों में रहे। तो पहले केस में माफ किया गया, दूसरे केस में टर्मिनेट किया गया, उसके बाद चॉइस नहीं था, जाना पड़ा। पर इस प्रकार की ग्रीवांस तैयार होती है। इसी प्रकार से ओवर टाइम भी एक हमारे देश में बोलने के लिए वरदान है और बोलने के लिए रोग है। कुछ लोग अपनी जी जान लगा के, मीन्स अपनी हेल्थ ढाबे पे लगा के ओवर टाइम करते हैं, सिर्फ पैसा कमाना डबल रेट से। और कुछ लोगों को जबरदस्ती बोलना पड़ता है कि भाई आपका रिलीवर नहीं आया है इसलिए आपको ओवर टाइम करना है, और वो बंदा करता नहीं है। और ओवर टाइम के लिए आप किसी के ऊपर लेबर लॉ में सख्ती नहीं कर सकते कि तुझे ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। पर फिर सर्विस रूल्स बीच में आते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि हर ऑपरेटर अपनी मशीन का चार्ज दूसरे ऑपरेटर को सौंपने के बाद ही अपनी मशीन छोड़ेगा। यदि दूसरा ऑपरेटर नहीं आता है तो उसको अगली शिफ्ट में कंटिन्यू करना पड़ेगा ओवर टाइम के ऊपर। तो लोग करते हैं, पर ऐसे बार बार ध्यान में आता है बहुत सी इंडस्ट्रीज में कि कुछ टिपिकल लोगों को ही ओवर टाइम दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं। तो नेचुरली जिसकी ओवर टाइम करने की इच्छा है
उसको नहीं दिया जा रहा तो वो भी दुखी होगा, तो उससे ग्रीवांस तैयार होती है। जॉब क्लासिफिकेशन होता है बहुत बार कि हम कुछ जॉब्स को स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड में क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, ये मेनली इंजीनियरिंग टर्म है। इंजीनियरिंग के उद्योग में इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर दूसरे उद्योग में बहुत से कई उद्योग है कि जहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कि लाइक अनस्किल्ड वर्कर वो है कि जो काम करेगा पर उसके पे आपको कंटिन्यूस सुपरविजन रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि काम कैसे करना है, आपको सिखाना पड़ेगा उसको। सेमी स्किल्ड है कि जिसको थोड़ा बहुत आता है, पर यदि आपका कोई टारगेट है या कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है तो वो देगा ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर भी सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, पर उतनी नहीं पड़ती है। स्किल्ड में हाँ, आप उसके पे 100% भरोसा रख सकते हैं कि जो काम दिया है वो 100% करेक्ट करेगा। तो इंडस्ट्री में होता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना बहुत सिंपल हो जाता है। पर वही यदि सपोज HR डिपार्टमेंट है, मीन्स एडमिन है, जहाँ पे कुछ लोग कैजुअल जैसे काम करते हैं, कोई गार्डनर है, कोई साफ सफाई कर रहा है, हाउस कीपिंग वाला है, कोई कुछ है, इन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन जब गलत हो जाता है तो उसके ऊपर भी ग्रीवांस तैयार होती है। कहीं पे नज़र चूक से होती है ये गलतियाँ, कहीं पे डिलिबरेट की जाती है। उसी प्रकार से ट्रांसफ़र, बहुत बार ऐसा होता है वर्कर अल्दो एक जनरल लोगों की सोच है कि वर्कर कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता या वर्कर को ज़्यादा अक्ल नहीं है, ये पर वो वर्कर ही एक है जिनसे हर पढ़ा लिखा आदमी जबरदस्त ज्ञान ले सकता है, बोध ले सकता है, उनसे सीखने लायक बहुत कुछ होता है। इतना ही है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए वो उतने कॉन्फिडेंस से बहुत सी चीज़ें बता नहीं सकता, प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब कोई वर्कर 45 साल की उम्र में उसको लगता है कि भाई मैं जब से लगा 32 साल में, पिछले 13-14 साल में मैं सिर्फ पैकिंग का ही काम कर रहा हूँ, मुझे शॉप फ्लोर पे किसी दूसरी मशीन के ऊपर एक्सपोजर लेना है, क्योंकि अभी 45 साल के बाद में उसके दिमाग में अगले 15 साल और उसके बाद की ज़िंदगी आंखों के सामने आ रही है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो क्या करेगा, पैकिंग का काम ही करेगा या और कुछ करेगा। तो वो खुद होकर ट्रांसफ़र मांगता है कि सर मेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र दी जाए, इस डिपार्टमेंट में मेरे को सीखना है। कहीं हो सकता है कारपेंटरी वर्क सीखना है, कहीं हो सकता है मशीन ऑपरेटर का काम सीखना है, कहीं हो सकता है कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, 10वीं 12वीं है, उसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है या अच्छी राइटिंग है उसकी, तो सर मैं रिकॉर्ड कीपिंग करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। अब मैनेजमेंट के सामने 2 क्वेश्चन रहते हैं कि यदि इस बंदे को मैं यदि ट्रांसफ़र करता हूँ दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ सीखने के लिए, तो जो सीखा जा रहा है उस लेवल पे तो ये 0 है, और जो सीखा जाने वाला है उस लेवल, दैट इज 0 लेवल के ऊपर यदि मेरा जो वेजेस का शेड्यूल है वो बोलता है कि अनस्किल की वेजेस लगेगी, तो मैं इस वर्कर की वेजेस तो कम नहीं कर सकता। लॉ है, लॉ में प्रावधान है कि बिना डिसिप्लिनरी एक्शन के आप किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ये बंदा जो इस वक्त मेरे पैकिंग में सेमी स्किल्ड वर्कर है या स्किल्ड वर्कर है और 30,000 रुपये महीना सैलरी पा रहा है, तो क्या जहाँ काम सीखने जा रहा है और कितने दिनों में सीखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ये 30,000 रुपये मुझे देना वाजिबी है? शायद नहीं।
तो वर्कर खुद होके तो नहीं बोलेगा कि सर मेरी सैलरी कम करो। पर ये वर्कर समझता नहीं है कि भाई तेरे 30,000, तू जिस पद पे काम कर रहा है वो 30,000 वाला जॉब है, पर तू जिस पद पे काम करना चाहता है वो तो 15,000 वाला ही है। तो तेरे पास में सीखने की आस है, लगन है, सब कुछ है, पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम करते हैं तो हम तेरे वेतन के साथ में इनजस्टिस कर रहे हैं और हम हमारे रूल तोड़ रहे हैं। ये एक केस है। दूसरी केस है कि जो वर्कर बहुत न्यूसेंस मेकर रहते हैं और किसी एस्टेब्लिशमेंट के मल्टी यूनिट्स है, तो उन बंदों को यहाँ से उठा के वहाँ पे भेज दिया जाता है। उसके पीछे में एक ही ये रहता है कि इसमें सुधार आए, उसको हैरास करे ऐसा कहीं नहीं रहता है। पर हमारी देश में हमारी एक मानसिकता बनी हुई है, हम इतने सेफ जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना आना ही नहीं चाहते, और कंफर्ट जोन में रह के ही हम सब न्यूसेंस करते हैं, इसलिए न्यूसेंस होता है। ऐसी बहुत उंगली पे गिनने लायक कंपनियां हैं देश में कि यदि किसी कर्मचारी को करेक्टिव बिहेवियर के लिए किसी दूसरी यूनिट में भेजा जा रहा है तो उस गांव में जब वो जाएगा, क्योंकि अभी वो जिंदगी के ऐसे कगार पे है कि जहाँ पे उसके बच्चे शायद हायर एजुकेशन या 10-12 पढ़ रहे हैं या शायद लोअर क्लास में भी हो, तो बच्चों के एजुकेशन का, उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग दूसरे गांव में जाएगा, वो ये सब विचार करके उसको उतना कॉम्पनसेटरी अलाउंस प्रदान करती है। पर उंगली पे गिनने लायक कंपनी से मैक्सिमम कंपनियां तो इधर से उठा के, बाबा कल तेरे को वहाँ रिपोर्ट करना है, वहाँ कल तू नहीं दिखा तो परसों टर्मिनेशन लेटर यहाँ मिल जाएगा, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के शब्द जब मुंह से निकलते हैं वो तीर जैसे लगते हैं, और यही शब्द बाद में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का खत पानी तैयार होता है। आजकल तो मोबाइल है जिसके उसके पास में, मोबाइल में रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, तो यही शब्द रिकॉर्ड किए जाते हैं, यही रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की जाती है कि सर हीन भावना से, बदला लेने के भावना से, परेशान करने के भावना से मुझे वहाँ पे भेजा गया। ये सुनिए मेरे सुपरवाइजर की भाषा, यही सुनिए मेरे HR मैनेजर की भाषा। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं। फिर बहुत से डिस्प्यूट सेफ्टी और हेल्थ के जो ऑब्लिगेशंस, लाइक सपोज केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग में एग्री किया है कि हर 4 महीने में सभी वर्कर्स की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, और यदि वो नहीं हो रही है, कुछ वर्कर अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं और वो ESI के बाहर भी है, ESI में है तो शायद वो ESI की ट्रीटमेंट लेके चुपचाप भी बैठ जाते हैं, पर ESI के बाहर है, मेडिक्लेम से वगैरह कवर नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी डिस्प्यूट तैयार होते हैं। सेफ्टी नॉर्म्स से तो बोलने लायक कुछ नहीं होता है। सेफ्टी के नॉर्म से आपको फॉलो करना है, नहीं करोगे तो जान गंवाना है। पर इंटरप्रेट करने वाला उसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट करके तुम्हारे गले में तुम्हारी टंगने डालता है, ये भी उतनी सच्चाई है। लाइक सेफ्टी शू दिया गया है वर्कर को और वो काम कर रहा है सपोज अमोनिया प्लांट में अमोनिया टैंकर होते हैं, टैंकर से अमोनिया शिफ्ट हो रहा है प्रोसेस, कहीं पे लीक होने की वजह कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब उस समय जब ट्रेलर पे दूसरा अमोनिया का टैंकर आया, जब ये तुम्हारे यहाँ का टैंकर रिफिल किया जा रहा है, उस समय वो लिक्विड अमोनिया थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, और वो गिरता है तो इमीडिएटली धो डालना पड़ता है पानी से। अब क्योंकि सेफ्टी शू दिया हुआ है, स्टील टो है, चमड़े का जूता है, तो पानी से धोएगा तो जूता खराब होगा, पर वो जूता खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी या उसको दूसरा जूता देने की जिम्मेदारी व्यवस्थापन की है, और व्यवस्थापन रिप्लेस करके देता है, पर वर्कर अपना दिमाग लगाएगा वहाँ पे, वो जूता निकाल के कि जूता खराब नहीं होना चाहिए, नंगे पैर से वो काम करेगा।
और हो सकता है नंगे पैर से काम करते समय उस अमोनिया का कुछ परिणाम उसकी स्किन के ऊपर हो, और होगा तो ये नहीं बोलेगा कि मैं नंगे पैर से काम किया, सर जूता गलत दिया हुआ है, मेरे पैर में तो जूता था जब मैं काम कर रहा था, मेरा जूता गीला भी हुआ वहाँ पे। तो मीन्स जितनी बातें हैं उतनी भागने के तरीके हैं। तो एक बाजू से उसकी ग्रीवांस भी है, दूसरे बाजू से ग्रीवांस नहीं हो, उसने तो सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया तो पेनल्टी के लिए हकदार है। तो इस प्रकार की केसेस इश्यूज रहते हैं जिसे हम ग्रीवांस या राइट रिलेटेड डिस्प्यूट कहते हैं। और ये एचआर वालों का काम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि समाज प्रबोधन का काम करते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सब, वैसे ही ये जो हमारी वर्कर्स कम्युनिटी है ये भी एक समाज है। और एचआर वाले का एक वन ऑफ द फंक्शन होता है, एक ड्यूटी होती है, ये समाज का भी प्रबोधन करे, उनको दी जाने वाली हर फैसिलिटी का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, क्या नुकसान है, लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान है। हो सकता है शायद आज तुम्हारे पैर के ऊपर अमोनिया गिरे, कुछ नहीं हुआ, न चमड़ी जली न कुछ हुआ न कुछ हुआ, पर चमड़ी ने जैसा पानी एब्जॉर्ब करती है चमड़ी, वैसे उसने अमोनिया भी एब्जॉर्ब किया। और हो सकता है 15-20 दिन के बाद या महीने भर के बाद में किसी प्रकार की दूसरी व्याधि आपको पकड़ ले, पैर पे नहीं शरीर में और कहीं। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सेफ्टी मैनेजर की, एचआर मैनेजर की भी जवाबदारी होती है। और जितने हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर करते हैं उतना लोग एडॉप्ट भी करते हैं, अपनाते हैं। पर ये इंसान की स्पेशलिटी है कि आप यदि उसको शब्दों में सुनाओगे तो वो प्रवचन समझ के एक कान से सुनेगा दूसरे कान से छोड़ देगा। वही आप उसको चित्र के रूप में समझाओगे, पोस्टर दिखा के समझाओगे तो वो बहुत जल्दी पल्ले पड़ता है और वो उसका अनुसरण करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जैसे हमने जब भी देखा इंडिविजुअल डिस्प्यूट, उसमें उसको सेट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ओके। पर ग्रीवांस डिस्प्यूट में सेट करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है कि आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के एग्रीमेंट्स में उसका प्रावधान दिया होगा कि यदि डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या करेंगे। ग्रीवांस कमेटी को मिलेंगे, ग्रीवांस कमेटी को फॉरवर्ड किया जाएगा, या आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी उसका उल्लेख रहता है, या आपके जो वर्क रूल्स है, लॉज है, उसमें भी उसका उल्लेख रहता है। और समय समय से, बहुत दिनों से आपके पास में, जिसको हम कस्टमरी बोलते हैं कि भाई ये हमारी संस्कृति है इस प्रकार से काम करने की, तो वो भी तुम्हारे काम में आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है।